और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि अटारी बॉर्डर से आ रही है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने पाकिस्तान से घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि 2 घुसपैठी मार गिराए गए हैं। बीएसएफ की ये कार्रवाई बीती रात हुई है। कोहरे की आड़ में घुसपैठी पंजाब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ पूरे मामले की जांच कर रहा है। पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। पता लगाने की ये कोशिश की जा रही है कि घुसपैठिए कौन थे, किस मकसद से यहां दाखिल हुए थे, भारत की सीमा में कैसे दाखिल हुए। और घुसपैठ की ज्यादातर कोशिश कश्मीर से होती है, लेकिन ऐसे में अटारी से घुसपैठ की वजह क्या है और ये सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े कर रही है। कहीं ये पाकिस्तान की नई रणनीति तो नहीं है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस घुसपैठ के बारे में? आतंकियों की पहचान हो सकी है अभी तक या नहीं? क्या कह रही है पुलिस और एजेंसियां? नेहा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जहां पर ये वारदात हुई है, ये जो इलाका है इंटरनेशनल बॉर्डर, अटारी बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर के पास है। राजाताल गांव है जहां पर पाकिस्तान की फेंसिंग बिल्कुल गांव के करीब आती है। और मंगलवार की रात को बीएसएफ को पेट्रोलिंग पार्टी को एक लावारिस बाइक वहां पर मिली थी और साथ ही फेंसिंग के पास खेत हैं, वहां पर कदमों के निशान मिले थे। उसके बाद बीएसएफ चौकन्ना हो गई थी और आज सुबह जो है तकरीबन 3 बजे के आसपास ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और इनके पास से ये भी बता दूं AK-47 बरामद हुई है। यानी कि इनके इरादे कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के थे और इन दोनों को कोहरे के वक्त ये दोनों जो है फेंसिंग पार करके भारत में दाखिल हुए। दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और इनके पास से जिस तरीके से AK-47 मिली है, असला बरामद हुआ है, लग ऐसा रहा है कि इनका कहीं ना कहीं भारत के अंदर घुसकर कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का मकसद था और इस मंसूबों में फिलहाल ये कामयाब नहीं हुए हैं। और बीएसएफ इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर कहीं इनके हिंदुस्तान में कोई संपर्क नहीं थे, कांटेक्ट तो नहीं थे। इनके साथ से जो सामान मिला है उसकी छानबीन में जुट गई है कि ये कहां से आए थे और इनका आगे का प्लान क्या था। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी वारदात को बीएसएफ ने समय रहते हुए कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए कि कैसे यहां पर 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों के इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन अब रुक करेंगे किसान आंदोलन का। आज 22वां दिन हो गया है इस आंदोलन का, लेकिन ठिठुरा देने वाली सर्दी के बीच आंदोलन अब भी जारी है। कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अब भी किसान डटे हुए हैं, लेकिन आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन इस मामले पर सुनवाई होनी है। मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार साथ ही किसान प्रतिनिधियों को मिलाकर सर्वोच्च अदालत एक कमेटी का गठन कर सकती है। कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें नोटिस सरकार को दिया गया था और यह कहा गया था कि कमेटी का गठन कीजिए ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इस कमेटी में दोनों तरफ के प्रतिनिधि हों, किसान संगठन के भी और सरकार के भी। किसानों के आंदोलन का 22वां दिन। क्या आज निकलेगा बीच का कोई रास्ता? लंबे खिंचते और अंतहीन दिखते इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या है? इसे लेकर अब सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिक गई हैं। आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई है। आज की सुनवाई की अहम बात यह है कि विवाद सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मामले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और इस मामले से जुड़े दूसरे लोग होंगे। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि किसान और सरकार बैठक कर कमेटी के सदस्यों का नाम सुझाएं। पार्टी बनाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग वहाँ से, बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते हैं? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या आता है, कोर्ट
की क्या डायरेक्शन आ रही है तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई के दौरान लंबी बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि शाहीन बाग मामले में कोर्ट ने कहा था कि रास्ता जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को सभी पहलुओं से देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई पिछला उदाहरण नजीर नहीं हो सकता। कोर्ट अब आज दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस बातचीत से पहले किसानों का रुख पहले की जैसा ही सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएशन की बात कर रही है, गलबात की गल कर रही है, तो करें गलबात। असि गलबात से क्या मना किया? अं चाहते प्रधानमंत्री खुद बात करें। प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का है, देश के लोगों का है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद बात कर लें, बात करके इसका हल कढ़े। सुप्रीम कोर्ट में पै के मीडिएटर प्रधानमंत्री को निर्देश करे भी वो गल करे। उसमें क्या बात है, कमेटी बनाने की क्या बात है, जो भी हो उसमें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अपने जो है साडे एडवोकेट है उनसे सलाह करेंगे। एक याचिका में दिल्ली के बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। इस पर भी सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल पूछा। सीजेआई ने पूछा, आप बताइए कौन से किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है? याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोर्ट की मदद नहीं करना चाहते हैं तो फिर बहस न करें। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, कौन कौन से किसान यूनियन हैं जिन पर रास्ता रोकने का आरोप है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने को लेकर अड़े हुए हैं। सीजेआई ने कहा कि आप हमें किसान संगठनों का नाम दीजिए। कोर्ट ने 8 संगठनों को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली से कुमार कुणाल, अनीशा माथुर और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले पर हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं, वहीं अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई पर नजर रखे हुए। अनीशा, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि कल की सुनवाई में हमने ये देखा था कि एक नोटिस भेजा गया था जिसमें कहा गया कि कमेटी का गठन किया जाए। आज इस सुनवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके के फैसले की उम्मीद हम सुप्रीम कोर्ट से करें? देखिए नेहा, सबसे पहले मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, कमेटी के गठन पर नोटिस नहीं गया है अभी। कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अब आज जो, क्योंकि 8 किसान संगठनों को नोटिस किया गया है, आज सरकार ने भी अपनी बात रखनी है, किसान संगठनों की भी बात सुनी जाएगी, और तो आज देखा जाएगा कि कोर्ट क्या कर, फाइनली ऑर्डर क्या करती है। कल ये जो बात हुई है, ये सजेशन था चीफ जस्टिस का कि क्योंकि अब तक आपकी नेगोशिएशन जो है, अभी तक की आपकी वार्ता जो है उसमें कामयाबी नहीं मिली है, तो हम अगर सजेस्ट करें कि जो किसान नेता धरने पे बैठे हैं वो भी और किसान संगठनों को भी मिला जुलाकर आप बात कीजिए, क्योंकि अब ये नेशनल इशू बन चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात आज ये भी है कि 3 तरह की आज पिटिशन सीजेआई की कोर्ट में सुनी जाएंगी। पहली वो जो पिटिशनर्स कह रहे हैं कि किसानों को आप बॉर्डर से हटाइए क्योंकि दिल्ली में एसेंशियल कमोडिटीज नहीं आ रही हैं, कोविड का खतरा है और आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप रास्ता इस तरह से इंडेफिनेटली नहीं रोक सकते। दूसरी याचिकाएं हैं वो जो ये कह रही हैं कि देखिए किसान जो कह रहे हैं वो बात लाजमी है और किसानों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है क्योंकि उन पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा जो सेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पिटिशंस है जो अक्टूबर से फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो फार्म बिलों को, जो फार्म एक्ट्स 3 है उनकी ही कानूनिक वैधता को, संवैधानिक वैधता को चैलेंज करती हैं। अब इन पे भी, हालांकि अक्टूबर से नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था सरकार को कि आप जवाब दीजिए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो आज ये देखना होगा कि सरकार ये प्रोटेस्ट के मामले में भी और कानूनों की वैधता के बारे में भी क्या जवाब देती है। नेहा, अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अशोक, जो कल कोर्ट में हुआ और आज फिर से एक बार सुनवाई है, इसको लेकर किसानों में क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से वो इस कोर्ट की सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं? बाबा राम सिंह जी होना दे, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद किसानों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ मामले में करेगा और खुद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कमेटी गठित करने की बात कही है कि कमेटी गठित हो और ये भी कहा कि किसानों को भी सुना जाए, तो किसानों को काफी उम्मीद है कि कुछ न कुछ उनके जो सरकार नहीं कर पा रही, सरकार नहीं सुनी थी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा, काफी उम्मीद है। लेकिन उनका हिसाब तौर से कहना है कि अब जो तीनों कानून है वो तो वापिस होने पड़ेंगे, एमएसपी को लेके गारंटी कानून बने, ये तमाम चीजें तो आज भी किसान की मांग है ही। इसीलिए आप देख सकते हैं कि धरने पे पूरे किसान अभी भी डटे हुए हैं और सबका यही कहना है कि हम लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के अभी भी
जस के तस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से एक उम्मीद जरूर बनती है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी चीजों को सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट समझेगा इस समस्या को लेकर, हमारी मांगों को लेकर के जो सरकार ने जिद पकड़ी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें इनको बनी है। बहुत शुक्रिया अशोक और अनीशा, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी देते हुए। किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और दिल्ली के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसान सरकार का संशोधन नहीं मान रहे हैं। वहीं सरकार ने किसानों को समझाने के लिए अपनी तरफ से दूसरी कोशिशें शुरू कर दी हैं। कृषि सम्मेलन के माध्यम से किसानों को समझाया जा रहा है कि जो कानून बने हैं उनके कितने फायदे उन कानून से हैं। इसी सिलसिले में आज बरेली में यूपी के सीएम योगी किसानों से बात करेंगे। उधर कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में किसानों से बातचीत की। तरफ से कोशिश की जा रही है किसानों को मनाने की। अपनी बात सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख रही है। बरेली जाएंगे योगी आदित्यनाथ, वहीं रीवा में कल शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को समझाने की कोशिश की। नरेंद्र सिंह तोमर तो पहले से ही कई दौर की बातचीत में शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि पहले किसान ये समझ लें कि ये बिल उनके हित में है, लेकिन किसान जो है वो तीनों बिल वापस लिए जाएं, इसी मांग पर अड़े हुए हैं। तो किसान सम्मेलन में आज ये कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से सरकार अपना पक्ष रखे। वहीं अलग अलग माध्यम से किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 6 दौर की वार्ता हो चुकी है किसान संगठनों के साथ, लेकिन ये सभी बातचीत अब तक बेनतीजा रही हैं। 22वां दिन आंदोलन का किसान अब भी अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और किसानों का ये कहना है कि अब उन्हें देश के अलग अलग राज्यों के किसानों का समर्थन हासिल हो रहा है। ऐसे में किसान ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकले। हम आपको किसान संगठनों को जो अब तक नोटिस दिया गया है वो दिखा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, वहीं बीकेयू सिद्धूपुर के नेता और तमाम अलग अलग जो संगठन हैं उन्हें किस तरीके से ये नोटिस भेजा जा चुका है। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर ममता बनर्जी को जिस बात का डर था वही हो रहा है। ममता के लिए उनके बागी बीजेपी से भी बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी खेल जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बागी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन खड़े किए। ये वही नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन था जिसने बंगाल में लेफ्ट का 34 साल का राज ध्वस्त किया। ये वही आंदोलन था जिनसे लेफ्ट को आउट करके ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता तक पहुंची। लेकिन 10 साल के राज के बाद अब शुभेंदु अधिकारी जैसे करीबी ही ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं। उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारा पॉलिटिकल जो करियर है अल्हम्दुलिल्लाह है, जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। उसी तरफ कदम बढ़ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने मंत्रित्व तो छोड़ा, फिर विधायक पद छोड़ा, कई चेयरमैन के पद छोड़ दिया, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। अब आएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम स्वागत करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता के किले में बड़ी सेंध लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़कर बीजेपी जाना तय दिख रहा है। सबसे मुश्किल चुनाव में ममता के बागी बीजेपी की ताकत बन रहे हैं। हालांकि दीदी का कहना है कि टीएमसी एक बरगद का पेड़ है, जहां 1-2 लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ता। वहीं टीएमसी शुभेंदु के जाने की बात को बड़ा मुद्दा बनाने से बच रही है। 2 तारीख उन्होंने व्हाट्सएप करके बताया कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते। उस दिन हमने अनाउंस कर दिया कि हम शुभेंदु से और बातचीत नहीं करेंगे, क्लोज चैप्टर है। ममता और टीएमसी भले ही शुभेंदु के इस्तीफे को भाव नहीं दे रही है, लेकिन सच ये है कि टीम ममता बागियों से परेशान है। वो किसी तरह से इन्हें कंट्रोल करने में जुटी थी। शुभेंदु को भी मनाने में पूरा जोर लगा दिया था।
इधर शुभेंदु के इस्तीफे के बाद टीएमसी के बागी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सांसद सुनील मंडल और जितेंद्र तिवारी शामिल थे। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा में घुसकर विधायक के पद से इस्तीफा देकर शुभेंदु अधिकारी ने ये तो साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब वो अपनी राह बदल रहे हैं। लेकिन क्या ये डगर बीजेपी की तरफ जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या अपने साथ कई और लोगों को भी लेकर जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को इससे और तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जब अपने ही खेल का एक बड़ा खिलाड़ी दूसरी तरफ चला जाए तो खेल में दिक्कतें आना मुनासिब है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी दो मोर्चों पर लड़ रही हैं। अपने बागी हुए विधायकों के साथ जो अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी लगातार उन पर हमले कर रही है, और पश्चिम बंगाल चुनाव में वाया हैदराबाद ओवैसी की एंट्री के भी कयास लगाए जा रहे हैं। আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয়, আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सऊदीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त सर्दी का सितम देखा जा रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह है, पहाड़ों पर जोरदार तरीके से बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी इस वक्त है, और अगले 24 घंटे में पहाड़ों पर मौसम और बिगड़ सकता है। देश में अचानक मौसम में तगड़ा बदलाव आया है। खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा तेजी से लुढ़का है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल आमतौर से ज्यादा ठंड पड़ेगी। इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। वैसे उत्तरी इलाकों में शीतलहर तेज होने की वजह इस क्षेत्र का लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखीय इलाकों के नजदीक होना है। मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली को लें तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से घिरा हुआ है। यहाँ से चलने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को ठंड में डुबो देती हैं। ये हर साल होता है, लेकिन इस बार सर्दियां और कड़ाके की पड़ सकती हैं। इस साल 15 नवंबर से ही ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी शुरू हो गई और ठंड बढ़ गई। इसकी वजह है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण वहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं। ला नीना के चलते इस बार ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इस समय केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में सतह का तापमान सामान्य से नीचे है। प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मध्यम ला नीना की स्थिति बन रही है। इस बात की संभावना है कि ये स्थिति सर्दियों के अंत तक बनी रहेगी। और सुबह सुबह जब निकलते हैं यहाँ से तो ज्यादा कोहरा रहता है, मौसम ज्यादा ठंडा है। जैसे वो बरसात पड़ी है तब से मौसम और ठंडी हवा जो बढ़ी है, बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा है। इसको भी देखो डबल कई बार पहन रखा है, मैंने ही पहन रखा है। मौसम विभाग 2016 से सर्दियों को लेकर भविष्यवाणी कर रहा है। ये पहली बार है जब मौसम एजेंसी ने कड़ाके की सर्दी पड़ने की भविष्यवाणी की है। आज तक ब्यूरो। देश में जिस तरीके से मौसम पलटा है और ठंड ने एकदम से दस्तक दे दी है, ऐसे में लोगों को बेहद संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि डर से ठंड का नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण का भी है। ठंड में कोरोना का असर बढ़ सकता है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और कोरोना से बचने के लिए तमाम उपाय करें।
सर्दी लेट आई है और जैसे कि कोरोना भी चल रहा है तो सर्दी में कोरोना के बढ़ने की चांसेस भी है, तो सर्दी को एंजॉय करा जाएगा क्योंकि गर्मी से तो इतना जूझते हैं हम, तो सर्दी का इंतजार रहता है, तो काफी मजा आएगा कि सर्दी आ गई है। देश में कोरोना पर जैसे ही गुड न्यूज आई है वैसे ही कड़ाके की ठंड ने कोरोना की दहशत और बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है और भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 95.12% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 1376 नए मामले सामने आए, जबकि 60 लोगों की मौत हुई। लेकिन कोरोना के इस गुड न्यूज पर घर से बाहर निकलने की नहीं, बल्कि घरों में छुपकर बैठने की सलाह दी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भयंकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत का मौसम बदल रहा है और ये मौसम कोरोना के लिए जितना मुफीद है, कोरोना लोगों के लिए उतना ही घातक है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को ठंड से बचाव करने की अधिक जरूरत है, क्योंकि ठंड में रक्त की धमनियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही खून भी गाढ़ा होता है। ऐसे में रक्त संचार प्रभावित होता है और रक्तचाप बढ़ता है। हृदय, सांस, रक्तचाप और शुगर के मरीजों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह शाम घर से बाहर न निकलें तो बेहतर है। ठंड के बचाव के लिए गर्म कपड़े अच्छे से पहनें। खान पान में तला भुना और ठंडी चीजों से परहेज रखें। हरी सब्जियां, फल, सूप वगैरह का अधिक सेवन करें। शुगर के मरीज मीठा बिल्कुल भी न खाएं। ठंड में बच्चों में भी बीमारियों का खतरा रहता है, जैसे निमोनिया के लक्षण, बुखार, सांस की गति बढ़ना और खांसी हैं। ठंड के मौसम में तापमान में जब उतार चढ़ाव होता है तब निमोनिया का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है। ठंड में बच्चे कोल्ड डायरिया का भी शिकार हो रहे हैं। बच्चे को तरल पदार्थ ज्यादा दें। आज तक दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त सर्दी का सितम देखा जा रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह है पहाड़ों पर जोरदार तरीके से बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी इस वक्त है और अगले 24 घंटे में पहाड़ों पर मौसम और बिगड़ सकता है। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। इन राज्यों की ज्यादातर जगहें बर्फ की सफेद चादर से घिरी नजर आ रही हैं। बर्फबारी से कई स्थानों पर राहत तो कई से आफत की खबरें सामने आ रही हैं। कश्मीर के कई इलाकों से हिमस्खलन की भी खबरें आई हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये है केदारनाथ धाम की तस्वीरें। केदारनाथ धाम में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ 4 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला 18 किलोमीटर पैदल मार्ग भी बर्फ से ढका हुआ है। भयंकर बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण के सभी काम रोक दिए गए हैं। मजदूर, कर्मचारी नीचे लौट आए हैं, जबकि केदारनाथ में तैनात पुलिसकर्मी भी गौरीकुंड लौट आए हैं। केदारनाथ में इतनी ठंड है कि यहाँ पीने का पानी भी जमने लगा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। औली में भी जमकर बर्फबारी हुई तो औली की ढलानों में सफेदी छा गई। औली हर तरफ सफेद बर्फ से चमचमा रही है, मानो कुदरत ने औली की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हों। बात मौसम की, क्योंकि दिल्ली में आज मौसम बेहद सर्द है। सर्दी में लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी इलाकों में मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। कुल्फी की तरह जम रही जिंदगी। कड़ाके की सर्दी में ठिठुरने लगे हैं लोग। दिल्ली पर सर्दी की जबरदस्त मार।
लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली वालों को भयानक सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हालत ऐसी है मानो जिंदगी थम सी गई हो। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। इस वक्त अगर हम टेम्परेचर की बात करें सिंघू बॉर्डर पे तो करीब 7 डिग्री के टेम्परेचर है, लेकिन तेज हवा चल रही है जिसकी वजह से ठंड बेहद ज्यादा है। दिल्ली में कल पारा 4.1 डिग्री तक नीचे गिर गया था। आज भी कोई राहत नहीं है। दिल्ली के अलावा राजधानी के सटे इलाके गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी सर्दी में ठिठुर रहे हैं। यहाँ पे ठंड का कोई व्यवस्था नहीं है, जो है ठंड को खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि और जगह हम आउट ऑफ स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे लक्कड़ का व्यवस्था होता है हर बस अड्डे पे। यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं भाई, कोई जगह नहीं मिल रही। यहाँ थोड़ा सा ये आग जल रही है, यहीं थोड़े से सुकून मिला है ना। बहुत ठंड से बहुत परेशान। सर्दी में देश का रेगिस्तानी सूबा राजस्थान भी ठिठुर रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू की पहाड़ियां और मैदान कोहरे के आगोश में है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास घूम रहा है। दिल्ली और देश के तमाम मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम है, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी दुश्वार बन गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का हाल देखिए। प्रचंड ठंड से नदी नालों का जमना शुरू हो चुका है। कुल्लू जिले के कई इलाकों में कल तापमान 0 से 7 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का हाल देखिए। मंडी जिले के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी के बाद धूप तो खिली, लेकिन शीतलहर से लोग बेहाल हैं। सर, इस बारी ठंड कुछ पिछले साल के से कुछ ज्यादा है और इस बारी कोहरा पड़ना भी जल्दी से शुरू हो गया है। इस कारण से ठंड बहुत है, जिसके कारण ये लकड़ी जला के थोड़ा सेकना पड़ता है, हाथ गर्म करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में इस बार दिसंबर के महीने में अब तक 2 बार अच्छी बर्फबारी हो चुकी है, जिससे हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से समूचा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में आगामी 2 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिन से जो वेदर है ड्राई चल रहा है, लेकिन जो तापमान है वो भी जो ड्रॉप हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो तापमान है 2 से 3 डिग्री तक ड्रॉप हुए। न्यूनतम तापमान जो 2 से 3 डिग्री कम चल रहे हैं। कुछ एक जगह पे 4 से 6 डिग्री तक भी तापमान जो सामान्य से कम चल रहे हैं। सर्दी का महीना हर साल पहाड़ से मैदान तक मुसीबत लाता है। बेहतर यही है कि सर्दी से बचाव के लिए आप अपना ख्याल रखें। जान है तो जहान है। आज तक ब्यूरो।